हाय जय हिंद। स्पीड रेलवे सामान्य विज्ञान सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम मॉडल सेट का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। इसमें डेली टोटल 6 मॉडल सेट का एनालिसिस किया जाएगा, यानी 6 मॉडल सेट का एनालिसिस किया जाएगा जो सभी एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगा। ये रेलवे सामान्य विज्ञान है, लेकिन ये जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे स्टेट पीसीएस हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो, अदर एसएससी एग्ज़ाम हो, जहाँ जहाँ ये सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा वहाँ वहाँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इसको अंत तक देखना ना भूलिएगा। ये सीरीज़ डेली रात 8 बजे आप तक पहुँच जाएगी। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो एनालिसिस के साथ। चलिए देखते हैं मॉडल सेट 7 से। इसके पहले मॉडल सेट 6 तक हो गया था, ये मॉडल सेट 7 से देखते हैं। पहला है विद्युत धारा मापा जाता है किसमें, देखिए ये इलेक्ट्रिक करंट अमीटर में मापा जाता है, ठीक है। यहाँ पे मात्रक नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे सिर्फ ये पूछ रहा है कि विद्युत धारा मापा किस में जाता है, तो अमीटर से मापा जाता है। आगे है आदिश राशियाँ है। देखिए आदिश राशियाँ कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल। आदिश राशियाँ कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल है। आदिश राशियाँ में कोई निश्चित चलिए देखते हैं अदिश राशि के बारे में। यहाँ पे अदिश राशि आया है तो अदिश राशि के बारे में जान लेते हैं। अदिश राशि का इंग्लिश में अगर देखते हैं तो स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। ये अदिश राशि है। अदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें केवल परिमाण होता है किंतु दिशा नहीं होता है। देखिए इसमें अदिश, इसमें इसी से पता चल जाएगा। इसको अगर दिशा मान लेते हैं तो अदिश यानी जिसमें दिशा नहीं हो, ठीक है, केवल परिमाण हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। और सदिश हो जाएगा सदिश, यानी साथ में, दिशा के साथ में, यानी दिशा के साथ में हो तो उसको सदिश, यानी इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी और इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। अदिश यानी जिसमें दिशा न हो और सदिश यानी दिशा के साथ हो उससे वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि बोलते हैं। अदिश है जिसमें दिशा ना हो उसको अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। देखिए स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि में आ जाएगा ये कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल तो है ही, लेकिन इसमें द्रव्यमान, समय, दाब, ऊर्जा, क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई, धारा इत्यादि भी आ सकता है, ठीक है। और सदिश राशि में देखिए यहाँ पे ये जो अदिश राशि है ये साधारण बीजगणित के नियमों का पालन करता है। ये जो अदिश राशि है ये बीजगणित के नियमों का पालन करता है। ये जो है अदिश ये बीजगणित के नियमों का पालन करता है, ठीक है। लेकिन ये जो अदिश है ये नियमों का पालन नहीं करता है। सदिश करता है लेकिन ये अदिश करता है लेकिन ये नहीं करता है, ठीक है। जैसे देख लेते हैं, अगर धारा की दिशा होती है जो यहाँ पे ये जो इसमें दिखा रहा है, देखिए धारा की दिशा होती है लेकिन वह सदिश योग का नियम का पालन नहीं करता है। ये जो धारा होता है, करेंट धारा होता है, ये अदिश राशि है, ठीक है। इसका एक दिशा होता है, एक ही दिशा में जाता है, लेकिन ये जो है ये जो सदिश का योग है उसका पालन नहीं करता है, इसलिए अदिश यानी स्केलर क्वांटिटी में काउंट होता है। देख लेते हैं सदिश राशियाँ, यानी ये सदिश राशि है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के बारे में देख लेते हैं, यानी सदिश यानी जो दिशा के साथ हो, जिसमें दिशा हो, परिमाण हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं सदिश राशि। जैसे इसमें त्वरण दिया है, बल दिया है, विस्थापन, संवेग दिया है, ठीक है। विस्थापन, वेग, संवेग, बल, त्वरण, ठीक है। विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एवं भार। देखिए भार ये सदिश राशि क्यों है, क्योंकि भार हमेशा जब भी लगेगा नीचे, जैसे हम तराजू पे ये तौलते हैं तो भार किस दिशा में डायरेक्शन में लग रहा है, यानी नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए भार सदिश राशि के कैटेगरी में आता है। सदिश राशि को पहचानने का एक छोटा सा ट्रिक है जिसमें व एवं औड़ा हो, ठीक है, व एवं औड़ा हो। देखिए त्वरण में भी व है, बल में ब है,
विस्थापन में व है और संवेग में व है, ठीक है। उसी तरह देख लेते हैं त्वरण, बल, संवेग, संवेग में भी वो आ रहा है। आवेग, आवेग को ऐसे लिखते हैं तो आवेग में भी वो आ रहा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी विद्युत क्षेत्र की जितनी तीव्रता है वो आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की जितनी तीव्रता है वो आ जाएगा, और भार, ये क्या है, सदिश राशियाँ है। इसमें घर्षण, आघूर्ण, गुरुत्वाकर्षण भी आ जाएगा, ठीक है। विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग, विद्युत ध्रुव, तीव्रता, ठीक है, घर्षण, आघूर्ण, गुरुत्वाकर्षण, ये सब सदिश राशि में आएगा। लेकिन यहाँ पे अपवाद है दाब, जिसमें व, ब और अड़ा हो। वो तो सदिश राशियाँ है, लेकिन इसमें अपवाद है दाब, ठीक है। ये सदिश राशि नहीं है, इसमें भी ब है लेकिन सदिश राशि नहीं है। घनत्व, देखिए इसमें भी वह है लेकिन ये भी सदिश राशि नहीं है, ये अपवाद की श्रेणी में आ जाता है। द्रव्यमान, द्रव्यमान, इसमें भी वह है लेकिन ये सदिश राशि नहीं है। विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा, तो विद्युत धारा भी क्या है, व से शुरू होता है विद्युत धारा, व से शुरू होता है विद्युत धारा, इसमें भी वह है लेकिन ये सदिश राशि नहीं है। विभव, विभव, इसमें भी वह है लेकिन ये विद्युत धारा नहीं है, ये अपवाद की श्रेणी में आ जाएगा, इसलिए सदिश राशि नहीं है। तो ये सब क्या है, अपवाद है, अपवाद है जो सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि नहीं है तो अदिश राशि है, ठीक है। ये ट्रिक के अनुसार से व, ब और अड़ा जिसमें होता है वो जनरली सदिश राशि ट्रिक के अनुसार से, ठीक है। तो दाब, दाब में क्या है, ब है लेकिन ये अपवाद है, सदिश राशि नहीं है। घनत्व, इसमें व है लेकिन ये अपवाद है, ये सदिश राशि नहीं है। द्रव्यमान, तो इसमें भी वह है लेकिन ये सदिश राशि नहीं है, अपवाद में आता है। विद्युत धारा, तो ये भी क्या है, सदिश राशि नहीं है क्योंकि ये अपवाद में है। विभव, ये भी सदिश राशि नहीं है क्योंकि अपवाद में है। ये सब क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। तो हम सदिश और अदिश के बारे में देख लिए, सदिश हो गया, अदिश हो गया, तब अब इसे देख लेंगे। आगे सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है किसका, सबसे अधिक होता है लाल का और सबसे कम होता है बैगनी का, ठीक है। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य लाल का होता है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी का होता है। आगे सर्वाधिक प्रत्यास्थता पदार्थ है, ये स्टील जो है सर्वाधिक प्रत्यास्थता पदार्थ है, तो सर्वाधिक प्रत्यास्थता पदार्थ पूछेगा तो स्टील हो जाएगा। आगे सबसे कठोर धातु प्लेटिनम, सबसे कठोर धातु पूछेगा, सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम, सबसे कठोर धातु किसको बोलते हैं, प्लेटिनम को। आगे शुष्क बर्फ कहलाता है, शुष्क जो बर्फ होता है वो क्या कहलाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। शुष्क बर्फ होता है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। शुष्क बर्फ यानी शुष्क मतलब ड्राई बर्फ किसका होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। आगे है परमाणु के नाभिक में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। आगे देखते हैं। आगे है बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड। देखिए बर्तन में जो कलई किया जाता है उसमें अमोनियम क्लोराइड का यूज़ किया जाता है, बर्तन में कलई के लिए अमोनियम क्लोराइड का यूज़ किया जाता है। पटाखों में हरा रंग किसका होता है, बोरियम के कारण होता है। पटाखों में जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है, बोरियम के कारण होता है। आगे है नॉन स्टिक बर्तनों के परत बने होते हैं टेफ्लॉन के। जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं वो किसके बने होते हैं, टेफ्लॉन के, सॉरी नॉन स्टिक बर्तनों के जो परत बने होते हैं वो किसके होते हैं, ये परत है, परत बने होते हैं टेफ्लॉन के, ठीक है। आगे है वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन है, रेडॉन। ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है और ये अक्रिय गैस है रेडॉन। रेडॉन जो अक्रिय गैस है ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। आगे गुब्बारों में उपयोग होता है हीलियम गैस, गुब्बारों में जो भरा जाता है हीलियम गैस भरा जाता है, ठीक है। आगे फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी जो होता है उसमें कौन सा यूज़ होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ होता है। किसमें, फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है। आगे जल का अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहना। देखिए ये जल के जो अस्थायी कठोरता का जो भी कारण है वो किसके कारण होता है, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट है वो जब घुला रहता है उसी से जल की अस्थायी कठोरता का कारण बनता है। किसके कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से। आगे है पानी की अस्थाई, इसमें अस्थाई नहीं, इसमें पानी की अस्थाई कठोरता दूर की जा सकती है पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा।
जिसमें पानी की जो अस्थाई है, जो स्थिर है, उसकी कठोरता किससे दूर किया जाता है? पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा। आगे देख लेते हैं, लोहे की जंग से बचने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत चढ़ाई जाती है। लोहा में ये जो लोहा है, इसको ये जंग लगने से बचाने के लिए इसमें जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिससे इसमें जल्दी जंग नहीं लगता है। किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की, Zn की, ठीक है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है चांदी। चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, यानी कुचालक नहीं है, सुचालक है। आगे कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कृत्रिम वर्षा जब भी होता है उसमें प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड को, यानी जो कृत्रिम मनुष्य के द्वारा जो वर्षा कराया जाता है, प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम वैसा होता है, वैसा है जो कृत्रिम यानी मनुष्य के द्वारा जो भी किया जाता है उसको कृत्रिम बोलते हैं, जो प्रकृति के द्वारा किया जाता है उसको प्राकृतिक बोलते हैं। तो कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड का जनरली प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। आगे लोहा, निकल एवं क्रोमियम के मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। देखिए, लोहा, निकेल एवं क्रोमियम की मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। इसमें है लोहा, निकेल और क्रोमियम। लोहा, निकेल, क्रोमियम के मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील, ठीक है। आगे हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फॉस्फेट। हड्डी जो होता है और दांत, ये कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, कैल्शियम से बना होता है, इसलिए इसमें हड्डी और दांतों में उपस्थित होता है कैल्शियम फॉस्फेट। आगे शोल्डर यानी टांग का मिश्र धातु है किसका? सीसा एवं टीन का। शोल्डर जो है टांग का, यानी सीसा और टीन का मिश्रण है। किसका? सीसा और टीन का मिश्रण शोल्डर, यानी टांग का किसका मिश्रण है? सीसा और टीन का। चलिए मॉडल सेट 8 देख लेते हैं। आगे है शुद्धता, सोना की शुद्धता होती है। शुद्धतम सोना की शुद्धता यानी 24 कैरेट की जो भी है उसको शुद्धतम सोना बोलते हैं। आगे है क्वार्ज में वो होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। क्वार्ज जो भी है उसमें क्या होता है? सिलिकॉन होता है और ऑक्सीजन होता है। क्वार्ज में क्या होता है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। आगे है लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है पीटवा लोहा। लोहा का कितने रूप है, लेकिन इसका शुद्धतम रूप रहेगा तो ये पीटवा लोहा होता है, यानी शुद्ध जो लोहा होता है वो पीटवा लोहा का होता है, ठीक है। आगे सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। आगे हम देखे थे यहाँ पे सबसे कठोर धातु और सबसे कठोर पदार्थ, ठीक है, इसमें अंतर है। सबसे कठोर धातु और सबसे कठोर पदार्थ, ठीक है। तो सबसे कठोर पदार्थ पूछेगा तो हीरा हो जाएगा, और सबसे कठोर धातु पूछेगा तो प्लेटिनम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से सबसे कठोर धातु पूछेगा तो प्लेटिनम हो जाएगा, और सबसे कठोर पदार्थ पूछेगा तो हीरा हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे प्राकृतिक रबड़ का बहुलक होता है आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबड़ बहुलक किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का। और प्राकृतिक रबड़ बहुलक होता है किसका? आइसोप्रीन का बहुलक होता है कौन? प्राकृतिक रबड़। ऐसे ही पूछ सकता है, प्राकृतिक रबड़ बहुलक होता है आइसोप्रीन का, और आइसोप्रीन का बहुलक होता है कौन? प्राकृतिक रबड़। ऐसे भी कुछ घुमा के पूछ सकता है, इसे ध्यान में रखेंगे। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा कौन था? नायलॉन। ये मानव द्वारा पहला संश्लिष्ट यानी मानव द्वारा जो पहला रेशा तैयार किया गया था वो कौन सा था? नायलॉन का, ठीक है। आगे है सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट है। सबसे कोयला एंथ्रासाइट जो 97% कार्बन होता है। एंथ्रासाइट ये सबसे मानव द्वारा सब पहला रेशा बनाया गया था नायलॉन। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट जो 96% कार्बन होता है। आगे सबसे हल्का धातु लिथियम है। सबसे हल्का धातु क्या है? लिथियम। सबसे हल्का धातु लिथियम। कांसा मिश्र धातु है तांबा और टीन का। कांसा किसका ये मिश्र धातु है कॉपर और टीन का, यानी तांबा और टीन का। यहाँ देख लेते हैं कांसा, ठीक है। कांसा कॉपर और टीन का। कांसा किसका मिश्र धातु है? तांबा और टीन का। आगे है 1 पिको सेकेंड बराबर होता है कौन? 1 पिको सेकेंड यानी 10⁻12 सेकेंड के बराबर होता है। 1 पिको जो होता है 10⁻12 सेकेंड के बराबर होता है, ठीक है। 1 पिको बराबर 10⁻12 सेकेंड के बराबर होता है। आगे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस।
एथिलीन गैस होता है जो प्राकृतिक रूप से पकता है, लेकिन इसे एसिटिलीन गैस को पकाने का प्रयोग, फलों को पकाने का प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस। लेकिन एथिलीन वो क्या होता है, वो प्राकृतिक रूप में काम आता है, लेकिन एसिटिलीन गैस कहेगा तो ये कृत्रिम रूप से। आगे है लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। जो भी लोहा है इसको इस्पात में बदलने के लिए उसमें निकेल धातु मिलाया जाता है, जिससे लोहा इस्पात के रूप में आ जाता है। आगे विटामिन का खोज किसने किया था, फंक। विटामिन का खोज किसने किया था, फंक। कब, 1911 ईस्वी में। तो विटामिन का खोज किसने किया था, फंक ने। कब, 1911 ईस्वी में। आगे है बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से। किसकी कमी से, थायरॉक्सिन की कमी से। थायरॉक्सिन की कमी से बच्चों की जो भी मानसिक एवं शारीरिक विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है। आगे है रक्तचाप मापने वाला यंत्र है स्फिग्मोमीटर। जो रक्तचाप मापते हैं वो किसके द्वारा मापते हैं, स्फिग्मोमीटर के द्वारा मापते हैं। आगे मनुष्य नहीं सुन सकता है, प्राश्रव्य तरंगे नहीं सुन सकता है, जो 20,000 से अबव होता है। प्राश्रव्य तरंगे 20,000 से अबव को प्राश्रव्य तरंगे बोलते हैं, जो मनुष्य नहीं सुन सकता है। आगे है श्वेत रक्त का औसत जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। श्वेत रक्त का यानी WBC का कितना होता है, 2 से 4 दिन। और RBC का 120 दिन होता है। RBC का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन, जो पिछले सेट में डिस्कशन कर चुके हैं। ये 120 दिन RBC का होता है और WBC का 2 से 4 डे होता है, 2 से 4 दिन होता है। आगे देख लेते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, 78% वायुमंडल में ये नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन 21% है, बाकी सब में है, बाकी सब गैस है, आर्गन इत्यादि, हीलियम वगैरह जो भी है वो सब 21% के बाद, और 78 यानी से ये हो गया टोटल 99%। ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, बाकी 1% में सभी है। आगे अस्थायीता, अस्थायी कठोरता दूर होती है। देखिए इसमें अस्थायी है, अस्थायी दोनों है। सोडियम कार्बोनेट के द्वारा दोनों कठोरता दूर की जा सकती है। किसमें, अस्थायी और अस्थायी दोनों कठोरता को दूर किया जाता है सोडियम कार्बोनेट के द्वारा। आगे है जल में अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट को घुला रहना है। जल में जो अस्थायी कठोरता हो, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना, ये क्या है, ये जल में अस्थायी कठोरता का कारण है, कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट का घुला रहना। आगे है कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है फ्लिंट कांच। कैमरा, दूरबीन, लेंस, विद्युत बल्ब एवं धूप चश्मा में फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। आगे है पारा, तांबा। पारा, तांबा, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है, ये पारा का सीनेबार, तांबा का कीपेराइट और एल्युमिनियम का है बॉक्साइट। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। पारा का हो जाएगा सीनेबार, पारा का क्या हो जाएगा, ये सीनेबार है। तांबा का हो जाएगा यहाँ पे कीपेराइट और एल्युमिनियम का बॉक्साइट। ये पारा का सीनेबार, तांबा यानी कॉपर का कीपेराइट, एल्युमिनियम का बॉक्साइट। पारा का सीनेबार, कॉपर मतलब तांबा होता है, अगर इंग्लिश में देखेंगे तो कॉपर से क्यूपराइट यानी क्यूपराइट कॉपराइट यानी तांबा। तो ये तांबा का क्यूपराइट यानी कॉपर का क्यूपराइट और एल्युमिनियम का हो जाएगा बॉक्साइट, एल्युमिनियम का बॉक्साइट प्रमुख अयस्क है। चलिए मॉडल सेट 9 देख लेते हैं। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का प्रमुख अयस्क है। देखिए कैल्शियम का अगर कहेगा तो डोलोमाइट हो जाएगा, पोटेशियम का नाइटर हो जाएगा और कैडमियम का ग्रीनोकाइट। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरूरी है। कैल्शियम का डोलोमाइट, पोटेशियम का नाइटर और कैडमियम का हो जाएगा ग्रीनोकाइट। कैल्शियम का डोलोमाइट, पोटेशियम का नाइटर, कैडमियम का ग्रीनोकाइट। कैल्शियम डोलोमाइट, पोटेशियम नाइटर, कैडमियम ग्रीनोकाइट। आगे है प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। प्राकृतिक गैस यानी LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस को LPG बोलते हैं, प्राकृतिक गैस, जिसमें मुख्य रूप से ब्यूटेन एवं प्रोपेन का ये मिश्रण होता है। आगे देख लेते हैं LPG में गंध के लिए मिलाया जाता है मरकप्टेन। मरकप्टेन सल्फर की यौगिक मिथाइल मरकप्टेन मिलाया जाता है, जिससे LPG का जो गंध होता है उससे पता चलता है। ठीक है, LPG का जो भी गंध के लिए मिलाया जाता है उसमें सल्फर की यौगिक मिथाइल मरकप्टेन, सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकप्टेन को मिलाया जाता है, जिससे LPG का गंध का पता चलता है, यानी LPG का पता चलता है। आगे है सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयॉन। जो सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा क्या कहलाता है, रेयॉन कहलाता है। ठीक है, ये यहाँ पे मॉडल सेट 8 में तमानों द्वारा संश्लिष्ट पाला रेशा था नायलॉन, लेकिन ये है सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयॉन। ठीक है, और प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है आइसोप्रीन।
ये प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है आइसोप्रीन, और मानव द्वारा संश्लिष्ट पॉलर रेशा तथा नायलॉन और सेलुलोज से बना कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयॉन। आगे देख लेते हैं, हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है। हीरा का जो भी अपेक्षिक घनत्व होता है 2.2 होता है और इसका अपवर्तनांक होता है 2.42। अपेक्षिक घनत्व पूछेगा तो 2.2 और अपवर्तनांक पूछेगा तो 2.42। अपेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी 2.2 और अपवर्तनांक हो जाएगा 2.42। आगे हो जाएगा, आगे देखते हैं, सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है 22.4 लीटर। एक सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है, 1 ग्राम अणु का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है 22.4 लीटर। आगे देख लेते हैं, 1 मोल बराबर होता है, 1 मोल कितने के बराबर होता है 6.023 10⁻23 एवोगाड्रो संख्या इसको बोलते हैं। देखिए 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है, 1 मोल बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻20 10⁻23 एवोगाड्रो संख्या होता है। आगे देख लेते हैं, बर्फ़ का द्रवनांक एवं हिमनांक कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ़ का जो भी है द्रवनांक और हिमांक और द्रवनांक कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग और मेल्टिंग कितना डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस। आगे देख लेते हैं, रिएक्टर एवं नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है कैडमियम और बोरॉन की छड़। रिएक्टर में जो भी नियंत्रण करने के लिए जो भी छड़ का प्रयोग किया जाता है कैडमियम और बोरॉन का छड़ का प्रयोग किया जाता है। आगे अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये क्या है, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये अर्धचालक है। इससे आधा ही इलेक्ट्रिक पास होता है, इसको इसीलिए इसको अर्धचालक बोलते हैं। किसको कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये अर्धचालक का रूप है। आगे है, कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक होता है तथा सबसे कम होता है। क्रमशः लाल रंग का सबसे ज़्यादा होता है, बैगनी का सबसे कम होता है। वही है, तरंग दैर्घ्य भी सबसे ज़्यादा लाल का होता है और बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। उसी तरह इसमें कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक होता है, लाल का, और सबसे कम बैगनी का होता है। आगे है, पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला, ये किसके भांति कार्य करता है, अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। ये पिछले सेट में भी बताया गया था। ये पानी में डूबा हुआ हवा बुलबुला किसके, अवतल लेंस, उत्तल नहीं अवतल लेंस, ठीक है। आगे समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर एवं उल्टा होता है। जो भी समतल दर्पण होता है उसमें जो भी प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक तो बनता ही है, वस्तु के बराबर और उल्टा बनता है, वस्तु के बराबर और उल्टा। ये सिंपल जो भी दर्पण है उसमें क्या बनता है, वास्तविक बनता है, सॉरी, उसमें काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा उल्टा बनता है, ठीक है। आगे है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है किसके बीच होता है, 39,000 से 78,000 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है, यानी 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है, यानी 3900 एंगस्ट्रॉन के बीच 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है, यानी 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। आगे वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे है, ठोस में ऊष्मा का संचारण होता है किसके द्वारा, चालन विधि द्वारा। जो भी ठोस वस्तु है उसमें ऊष्मा का जो भी चालन होता है वो किसके द्वारा, चालन विधि द्वारा होता है। ठोस में ऊष्मा का संचालन चालन विधि द्वारा होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है, 1/10 सेकंड। कान पर जो ध्वनि का प्रभाव रहता है कितने सेकंड रहता है, 1/10 सेकंड तक रहता है। कितने, 1/10 सेकंड तक रहता है। आगे प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर लगभग। कितने मीटर, 17 मीटर लगभग। यानी प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तन सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए, 17 मीटर का होना चाहिए। आगे है, अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अनुदैर्घ्य तरंग ध्वनि तरंग है और अनुप्रस्थ तरंग प्रकाश तरंग है, ठीक है। अनुदैर्घ्य तरंग ध्वनि तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग प्रकाश तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग ये हो गया जो ध्वनि तरंग है,
लेकिन अगर सीधा जाएगा अनुप्रस्थ तरंग, ये जो प्रकाश तरंग है, ठीक है, सीधा ये अनुप्रस्थ प्रकाश तरंग हो जाएगा और अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंग हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड। सेकेंडरी लोलक जो होता है उसका आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकेंड, 2 सेकेंड होता है सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल। आगे देखते हैं। लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता, लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है द्रव्यमान पर। लोलक का जो भी आवर्तकाल है वो किस पर निर्भर नहीं करता है? द्रव्यमान पर। लोलक का जो भी है आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है? द्रव्यमान पर। किस पर? द्रव्यमान पर। लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है किस पर? द्रव्यमान पर। यानी लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकेंड तक होता है, यानी 2 सेकेंड तक होता है। आगे है मॉडल सेट 10। वायुमंडलीय दाब का माप यंत्र तथा मात्रक है। जो वायुमंडलीय दाब है उसका जो मापक यंत्र है बैरोमीटर है, तथा मात्रक क्या है? बार है। दो अलग अलग चीज़ है, एक मापक यंत्र है और एक मात्रक है। तो मात्रक यानी किस में मापा जाता है? बार में। और इसका मापक यंत्र कौन है? किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। ठीक है। आगे मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। जो मानव नेत्र की स्पष्ट जो दृष्टि है न्यूनतम दूरी कितनी है? तो 25 सेंटीमीटर। आगे है कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। जो कैप्सूल का जो हम खाते हैं उसका जो आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का। स्टार्च का इसलिए बना होता है क्योंकि वो जल्दी क्या करता है? गल जाता है, पिघल जाता है। आगे अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। देखिए अंडे का जो आवरण होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बनाता है। ये बहुत हार्ड होता है, कठोर होता है। ठीक है। आगे मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है फ्रेनोलॉजी। जो भी मस्तिष्क है तथा सिर है इससे जो भी रिलेटेड अध्ययन है उसको फ्रेनोलॉजी शाखा से दर्शाते हैं। किससे? फ्रेनोलॉजी से। आगे डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है। जब हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन होता है तो उसमें सोडियम क्लोराइड पदार्थ की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड पदार्थ की कमी हो जाती है। कब? जब डिहाइड्रेशन होता है तो उससे प्रायः कमी किसकी कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड पदार्थ की कमी हो जाती है। कब? जब हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन की कमी होती है। आगे है किसी वस्तु का भार अधिकतम कब होता है? निर्वात में। देखिए जब भी कोई वस्तु अगर निर्वात में रहेगा उसका भार सबसे अधिकतम होता है। कोई वस्तु अगर निर्वात में रहेगा तो उसका भार कितना होता है? अधिकतम भार होता है। आगे कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। जो पीछे हम चर्चा कर चुके हैं। जो कृत्रिम सिल्क है क्या है? रेयॉन। जो मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम क्या है? रेयॉन। ये कृत्रिम सिल्क है। जो कृत्रिम सिल्क क्या कहलाता है? रेयॉन कहलाता है। कौन क्या कहलाता है? रेयॉन। ये किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। सेलुलोज से बना कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। आगे है पौधों में जैव पदार्थों का वहन होता है किससे? फ्लोएम से। पौधे में जो जैव पदार्थों का वहन होता है किससे होता है? फ्लोएम से होता है। एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। तो ये फ्लोएम से जैव पदार्थों का वहन होता है, जाइलम से जल का होता है। ठीक है। आगे है अश्रु गैस है। अश्रु गैस क्या है? ये अश्रु गैस क्लोरोएसिटोफिनॉन है। क्लोरोएसिटोफिनॉन। ये अश्रु गैस क्लोरोएसिटोफिनॉन को अश्रु गैस बोलते हैं। क्लोरोएसिटोफिनॉन को अश्रु गैस बोलते हैं या आंसू गैस बोलते हैं। आगे अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है 0। जो अतिचालक है उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है कितनी होती है? 0। अतिचालक अत्यधिक चालक प्रतिरोधकता कितनी होती है? 0 होती है। आगे डीएनए की खोज किसने किया? वाटसन एंड क्रिक ने। डीएनए की खोज किसने किया था? वाटसन एंड क्रिक। डीएनए की खोज वाटसन एंड क्रिक। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका। आगे तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू में क्या पाया जाता है? विषैला निकोटीन पदार्थ। आगे रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनियम गैस। जो रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए अमोनियम गैस का प्रयोग किया जाता है। आगे वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब कितना बराबर होता है? 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है वायुमंडलीय दाब। ठीक है। आगे दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत तक बनेगा।
दो अगर समानांतर रहेगा और दो समानांतर दर्पण, ये समानांतर दर्पण हो गया, तो इसमें जो भी बीच रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा ये अनंत तक बनेगा। आगे है पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में। जो पेप्सिन प्रोटीन है, पेप्सिन है, प्रोटीन को किस में बदल देता है? ये जो पेप्सिन एंजाइम है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदल देता है? पॉलीपेप्टाइड में। आगे है क्वासिओरकर तथा मरास्मस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। क्वासिकोर मरास्मस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। आगे डीएन की इकाई क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोइड एसिड वो होता है, इसलिए इसका अगर इकाई पूछेगा तो न्यूक्लियोटाइड्स होगा। आगे है किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है? -40 डिग्री सेल्सियस पे। -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो भी पाठ्यांक होता है सामान्य होता है। अगर -40 डिग्री सेल्सियस पे देखेंगे तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मात्रक सामान्य होगा। आगे है ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? जो हमारी ट्यूबलाइट होती है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? ट्यूबलाइट में मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन का प्रयोग किया जाता है। ट्यूबलाइट में कौन कौन सी गैस? मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन का यूज़ किया जाता है। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन। चलिए मॉडल सेट 11 देख लेते हैं। सबसे हल्की धातु लिथियम है, पीछे डिस्कस कर चुके हैं। चावल की पॉलिश करने से कौन सी विटामिन? थायमिन, विटामिन B1। इस विटामिन B1 का नाम क्या है? थायमिन, रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है, जो चावल को धोने पे ख़त्म हो जाता है। आगे प्याज तथा लहसुन में गंध किस पोटेशियम के कारण प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है? तो पोटेशियम तत्व के कारण प्याज और लहसुन में गंध होता है। आगे किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड को अगर लगाएंगे तो रक्त जो बहता है वो रुक जाता है। किससे? फेरिक क्लोराइड से। आगे सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु लिथियम हो गया, सबसे भारी धातु कहेगा तो ओस्मियम हो जाएगा। यहाँ पे D2O का सामान्य नाम क्या है? भारी जल, जो अणुभार 20 होता है। D2O सबसे भारी जल होता है जिसका अणुभार 20 होता है। आगे है पृथ्वी की भूप्रपटि पर सर्वाधिक कौन सा तत्व मिलता है? तो ऑक्सीजन। आगे प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? प्राकृतिक वर्ण यानी डार्विन। आगे प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? डार्विन ने। नेक्स्ट है फोटोक्रोमिक कांच में व्यवहारित होता है सिल्वर आयोडाइड, यानी फोटोक्रोमिक कांच में क्या प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। फोटोक्रोमिक कांच में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। फोटोक्रोमिक कांच में सिल्वर आयोडाइड का। आगे नींबू में कौन अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल। कौन सी विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाती है? विटामिन C गर्म करने पर नष्ट हो जाती है। आगे स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। जो स्याही होता है उसको मिटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आगे कीटों में पाया जाता है 6 पाद 4 पंख। जो कीट होता है उसमें 6 पाद पाया जाता है, यानी 6 पैर एवं 4 पंख पाया जाता है। आगे खाना को ज़्यादा पकाने और कौन अम्ल नष्ट हो जाता है? खाना को अगर ज़्यादा पकाते हैं उसमें फॉलिक अम्ल नष्ट हो जाता है। और स्याही के धब्बा को मिटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन C गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। और यहाँ पे खाने को ज़्यादा पकाने से कौन अम्ल नष्ट हो जाता है? फॉलिक अम्ल नष्ट हो जाता है। आगे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। प्रोटीन केसिन और अम्ल लैक्टिक अम्ल। ग्वाइटरों का कारण क्या होता है? शरीर में आयोडीन की कमी। ग्वाइटर जिसको बोलते हैं घेंगा, वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। आगे है एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर अगर पूछेगा तो मधुमक्खी पालन से हो जाएगा। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से हो जाएगा। रेशम उत्पादन। प्रोटीन का पाचन किस अंग में ख़त्म होता है? छोटी आंत में। शुरू हो जाता है आमाशय से, लेकिन छोटी आंत में ख़त्म होता है। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? अनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया क्या है? अनुवांशिक यानी जेनेटिक रोग है। आगे दूध का फटना, दूध से दही बनना किस क्रिया का उदाहरण है? किण्वन का उदाहरण है। दूध का फटना, दूध से दही बनना किस क्रिया का? किण्वन यानी किण्वन
किण्वन, किण्वन का उदाहरण है दूध का फटना, दूध से दही बनना। चलिए मॉडल सेट नंबर 12 देख लेते हैं, आज का लास्ट मॉडल सेट। इंसुलिन की खोज किसने किया था? बैटिंग एंड बेस्ट। इंसुलिन की खोज किसने किया था? बैटिंग एंड बेस्ट। और इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है जिसको शुगर बोलते हैं। इंसुलिन की कमी से शुगर रोग होता है जिसको मधुमेह रोग बोलते हैं। इसकी खोज किसने किया था? बेंटिंग एंड बेस्ट, बेंटिंग एंड बेस्ट, बेंटिंग एंड बेस्ट इंसुलिन की खोज किया था। आगे अब पार्सेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? खगोलीय दूरी का। खगोलीय दूरी को पार्सेक में मापते हैं, इसलिए खगोलीय दूरी का मात्रक है पार्सेक। आगे गाय के दूध का पीला रंग होता है कैरोटीन के कारण। जो गाय का दूध होता है पीला जो रंग दिखाई देता है वो कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। आगे मलेरिया का परजीवी क्या होता है? प्लाज्मोडियम। जो मलेरिया का जो परजीवी है वो प्लाज्मोडियम है। इसका मलेरिया परजीवी, मलेरिया का जो भी परजीवी है वो क्या कहलाता है? प्लाज्मोडियम। आगे है विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ह्यूगो डी व्रीज। विकास के जो उत्परिवर्तन का सिद्धांत है इसको किसने प्रतिपादित किया? ह्यूगो डी व्रीज। विकास के जो उत्परिवर्तन का सिद्धांत है उसको किसने प्रतिपादित किया? ह्यूगो डी व्रीज। आगे है धातुओं के वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग होता है? एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस हम पीछे देखे थे, फल को पकाने में भी यूज किया जाता है और एसिटिलीन गैस धातुओं को वेल्डिंग के लिए भी उपयोग किया जाता है। कौन? एसिटिलीन गैस। और एथिलीन गैस प्राकृतिक रूप से फल को पकाता है, एथिलीन। आगे है पॉलीथीन किसका बहुलक है? एथिलीन का। पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक है। पॉलीथीन किसका बहुलक है? एथिलीन का। आगे लोहा को जंग से बचाने के लिए जस्तीकरण किया जाता है, वहीं जस्ता का प्रयोग किया जाता है, उसी को जस्तीकरण कहते हैं। आगे है हाइड्रोजनों में सर्वाधिक क्रियाशील होता है फ्लोरीन। हाइड्रोजन जो बल्ब होता है वो उसमें सबसे क्रियाशील होता है कौन? फ्लोरीन गैस। आगे है गैलेना किस धातु का अयस्क है? शीशा का। गैलेना किस धातु का अयस्क है? शीशा का। गैलेना किस धातु का अयस्क है? शीशा का। आगे है आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आंसू में एंजाइम, देखिए ये एंजाइम बोल रहा है लाइसोजाइम। एंजाइम आंसू में लाइसोजाइम। आंसू में एंजाइम लाइसोजाइम। आंसू में एंजाइम लाइसोजाइम। आंसू में एंजाइम लाइसोजाइम। आगे आयोडीन की कमी से होने वाले घिंगा रोग से किस ग्रंथि की वृद्धि होती है? थायराइड ग्रंथि की वृद्धि होती है। थायराइड ग्रंथि की वृद्धि किसके कारण होती है? आयोडीन की कमी से आती है। पीएच का निर्धारण किसने किया था? सोरेंस। पीएच का निर्धारण किसने किया था? सोरेंसन। पीएच का निर्धारण किसने किया था? सोरेंसन ने किया था। आगे मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है ग्लूटीमस मैक्सिमम। ग्लूटीमम मैक्सिमम सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटीमस मैक्सिमम, सबसे बड़ी हड्डी फीमर की हड्डी। आगे शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? विटामिन सी। शरीर का जो घाव होता है विटामिन सी के कारण जल्दी से भर जाता है। आगे है फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफिक जहाँ भी आएगा वहाँ सिल्वर ब्रोमाइड को मारेंगे। फोटोग्राफी से जितने रिलेटेड होगा उस पर सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है। तो फोटोग्राफिक प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है? तो सिल्वर ब्रोमाइड की कोटिंग की जाती है। हैजा किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? विब्रियो कोलेरी द्वारा होता है। हैजा किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? विब्रियो कोलेरा। हैजा विब्रियो कोलेरा। हैजा विब्रियो कोलेरा द्वारा होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी, जिसको अरोटा बोलते हैं। महाधमनी सबसे बड़ी धमनी है जिसको अरोटा बोलते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी महाधमनी जिसको अरोटा बोलते हैं। आगे रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग द्वारा होता है? फेफड़े द्वारा होता है। रक्त में जो गैसों का आदान प्रदान होता है किस अंग द्वारा होता है? फेफड़ा द्वारा होता है। पृथ्वी का आयु का परिकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। पृथ्वी का जो आयु मापा जाता है वो यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा मापा जाता है। पृथ्वी की आयु का परिकलन किस विधि द्वारा होता है? यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा पृथ्वी की आयु का परिकलन पृथ्वी का आयु का परिकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। जो रक्त है, रक्त में गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो किस अंग द्वारा होता है? तो फेफड़ा द्वारा होता है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये यहाँ पे 6 सेट आज हो गया है। इसके पहले हम 6 सेट कर दिए थे, जो 1 to 6 था, आज 7 to 12 है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो फिर से बोल रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।